जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूँ आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं हम अपने चैनल पर शिक्षण कला एवं रीजनिंग से संबंधित प्रत्येक दिन आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में हम फिर से आज आपके सामने उपस्थित है शिक्षण कला के MCQ प्रश्न को लेकर के। आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और प्रत्येक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से भी लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। या हमारे चैनल पर एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 50 नंबर का स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा, उसमें एसटीटी री एग्ज़ाम 50 मार्क्स जनरल पेपर के बारे में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा। शुरू से लेकर के अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है वो सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो स्पेशली जो है पिछले जो टॉपिक हमने 4 दिनों में पढ़ाया था शिक्षण कला के अंतर्गत में, उससे संबंधित MCQ प्रश्न पर है। अगर आप वो वीडियो पहले वाले वीडियो का अध्ययन आप किए होंगे तो ये MCQ प्रश्न आपके लिए काफ़ी आसान हो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन अगर आप वो क्लास नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा। लेकिन अगर नहीं भी किए होंगे तो उनके लिए भी हम ये वीडियो जो है बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से बनाए हैं और आपको ये चीज़ें समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद में। वीडियो देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं MCQ प्रश्न या केवल नहीं है बल्कि MCQ प्रश्नों के साथ साथ में संपूर्ण व्याख्या हम एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट का किए हैं। और वीडियो देखने के बाद में कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आप अपना सकारात्मक कमेंट यहाँ पर देकर जरूर जाइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमेशा बोलते हैं कि हमारी ऊर्जा है, हमारी मोटिवेशन है, हमारी ये भी प्रेरणा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस बात पर को पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि ये बाल केंद्रित शिक्षा आखिर है क्या। तो आप सभी को बता दें सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को। जो भी क्वेश्चन में जब भी कंसेप्ट आएगा किसी भी शब्द का, उसके कंसेप्ट को पहले हम जान लेंगे। सीधा क्वेश्चन हल करने से कुछ नहीं होगा। 50-60 क्वेश्चन आप बना दे जाइए, लेकिन अगर आप शब्द का अवधारणा को नहीं समझते हैं तब तक आपको समस्याएं आएंगी। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है कि जिसमें जो है बालक को केंद्र में रखा जाता है। मतलब कि उसके रुचि के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत में रखा गया है। और ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन कौन रहता है? तो सबसे पहले टीचर रहता है, उसके बाद चाइल्ड, और उसके बाद उसका कौन रहता है? पाठ्यक्रम, जिसको करिकुलम कहते हैं। और केंद्र में किसको रखा जाता है? तो बालक को रखा जाता है। ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो कहता है कि बताइए बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हमको ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इस शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि सेंटर कौन होता है? बालक होता है। तो केंद्र बिंदु बालक है, तो ये इसका मतलब ये वाक्य बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर ऑप्शन पे। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कहता है, इसको देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। कहता है कि इस शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को भी महत्व दिया जाता है। मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन को भी महत्व दिया जाता है। इसमें हमने आपको बताया भी था कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो क्लास में पाए जाते हैं। कोई कम सुनता है तो कोई ज़्यादा बोलता है, किसी को बोलकर पढ़ने में याद होता है तो किसी को मन में पढ़ने से याद होता है। हम इसके बारे में, हम इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हमने बताया था कि दुनिया में कोई 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है, सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए जो शिक्षण देना होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा में होता है। ठीक है, तो ये तो वाक्य बिल्कुल सही है। ये भी वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। 2 नंबर, 1 नंबर भी सही है। तीसरा क्या कहता है, देखिए इस शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। हस्तपरक गतिविधि का मतलब ये हुआ कि बच्चे उसे स्वयं करते हैं अपने हाथ से। मतलब हाथ से करके जो सीखना, वो हमारा हस्तपरक गतिविधि कहलाता है, जिसमें बच्चा खुद अपने हाथों से करता है। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी जो होता है वो बच्चे खुद करते हैं और करके सीखते हैं, उसे हस्तपरक गतिविधि के अंतर्गत में रखा जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा
जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन नहीं किया। ये बात बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आप सभी को हम बताए हैं कि अगर आप हमारा डेज 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जा करके ना हमारा डेज 1 वीडियो देखिएगा। उसमें स्पष्ट रूप से हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट हमारे डेज 1 वीडियो पर चले जाइएगा। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे ज़्यादा जो समर्थन देने वाले व्यक्ति थे वो जॉन डीवी थे, और उन्होंने ही बाल केंद्रित शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत में बताया है। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि उन्होंने समर्थन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने समर्थन किया था। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य तो यही है ना कि समर्थन नहीं करता है। ये तो समर्थन किए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हम आपके सामने रखे थे, तो इस क्वेश्चन का हम सीधा आते और सीधा बोलते कि बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, और सीधा हम आपको आंसर बता दें कि डॉक्टर जॉन डीवी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन नहीं किया था। ये क्वेश्चन, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से हम आपको बता दें, क्योंकि शिक्षण एक प्रकार का समझ होता है, शिक्षण एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता है। जब तक आप उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको समस्याएं आएंगी। अगर आप नहीं जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होता क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या इसका उद्देश्य है, अगर इसको नहीं जानते हैं तो आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए किसी भी टॉपिक के अवधारणा को समझते हैं। तो आप लोग हमेशा कमेंट में लिखते थे कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराइए, तो हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन जब तक आप उस टॉपिक को लेक्चर वाइज नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए, हम जो लेक्चर आपको करा दिए हैं ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन हम आपके सामने उपस्थित किए हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे, 4 दिन जो वीडियो हमने बताया है 5 दिन, वो 5 वीडियो आप देख लेंगे और तब इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, इसका गारंटी है मेरे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन जो है क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। नंबर 1 कथन क्या कह रहा है, शिक्षा शास्त्र अध्यापकों को यह बताता है कि बालकों को क्या व कैसे पढ़ाया जाए। जो हमारा शिक्षा शास्त्र होता है, पेडागोजी जो होता है, वो सही में यही बताता है कि टीचर को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा, शिक्षा बालकों की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं तथा संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है कि उसका मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, मोटिवेशन और उसके इमोशन पर आधारित बेस होना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा, बालकों का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं, समाज की आवश्यकताओं और शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब एक बच्चा का करिकुलम ऐसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम को बोलते हैं हम लोग करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखे। कोई अंधा है तो कोई कम सुनने वाला है, कोई आँख से कम देखने वाला है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। अभी हमने आपको बताया, दुनिया में प्रत्येक 2 आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। सामाजिक आवश्यकता को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है कि हमारे समाज की क्या आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख कर के हम पाठ्यक्रम बनाएं। शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, कोई भी विषय वस्तु जब कोई भी जब क्लास का जब हम लोग पाठ्यक्रम तैयार करते हैं या किसी भी कोर्स का जब पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का, समाज की आवश्यकता का, शैक्षिक उद्देश्य का। बिना उद्देश्य का कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि अगर पाठ्यक्रम निर्माण के समय शैक्षिक उद्देश्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, अब बताइए कि आप कौन सा कथन सही है। तो हमने तो अभी देखा कि 1 नंबर भी कथन हमारा सही है, 2 नंबर भी कथन सही है और 3 नंबर भी कथन सही है। अर्थात आप बताइए ऑप्शन नंबर 1 या 2, 2 या 3, 1 या 3 या ये सभी। तो अब इसलिए आपको ये समझ में आ गया हो कि ये सभी कथन सही है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है। इसके बारे में भी हमने बताया था, बहुत सारे सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ाया था। बाल केंद्रिता के सिद्धांत में हमने बताया था प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत,
लोकतांत्रिकता का सिद्धांत, ये सभी जो सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप डेज 1, डेज 2, डेज 3, डेज 4, डेज 5 का वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके थ्योरी का चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और जो लोग थ्योरी देखे होंगे उनको एक 100% समझ में आ रहा होगा। तो उसमें हम सिद्धांत में बताए थे कि प्रेरणा का सिद्धांत होता है, चयन का सिद्धांत होता है, लोकतांत्रिक सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर तो सभी सिद्धांत इसमें मौजूद हैं ही। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। प्रेरणा का सिद्धांत बेसिकली का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को कुछ ऐसा काम कराएं जिससे उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, अभिप्रेरणा मिले। जैसे हमने आपको यह बताया था कि किसी महापुरुष का आप जो है कहानी बताएंगे, उनके वृत्तांत को बताएंगे, जैसे APJ अब्दुल कलाम, उसके बारे में बताएं, उनके बारे में बताएंगे कि वह कैसे थे। बच्चा में उनको पढ़ने लिखने के लिए कॉपी नहीं था, किताब नहीं था, कलम नहीं था, फिर भी वह पढ़ना चाहते थे। तो इस तरह के कविता और कहानी से बच्चे मोटिवेट होते हैं, वो प्रेरणा का सिद्धांत है। चयन के सिद्धांत का मतलब ये होगा सेलेक्टिव मेथड, मतलब बच्चों के स्तर के अनुरूप आपको काम करना है। अगर बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना करें कि उससे क्लास 8 के सवाल को पूछ दे और बच्चा को डिमोरलाइज करे कि तुमको नहीं आया। इससे उनमें नकारात्मक अभिप्रेरणा का विकास होगा और कहीं ना कहीं नकारात्मक अवधारणा उनके अंदर में विकसित हो जाएगा कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो चयन का सिद्धांत में स्पेशली ये बात बताया गया है कि आप बच्चों से रियल एक्सपेक्टेशन रखें और जिस स्तर के बच्चे हैं, जिस लेवल के बच्चे हैं, उस लेवल के अनुसार आप उनको पढ़ाए लिखाए या उनसे होमवर्क दत्तकार जो भी क्रिया प्रक्रिया आप करा रहे हैं बच्चों से, जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं, तो उसको उसके उम्र के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार कराए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमको उसके उम्र के अनुसार कौन सा काम कराना है, कौन सा नहीं कराना है। यही है सेलेक्टिव मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं चयन का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है लोकतांत्रिकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। अभी हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, हमको पता भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने मन से काम कर सकते हैं, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, किसी तरह से ये नहीं रहता कि नहीं आपको साइकिल चलाकर नहीं जाना है या आपको यहाँ पर नहीं बैठना है, वहाँ पर नहीं बैठना है। आप धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। मतलब कोई भी काम आप अपने स्वतंत्र रूप से होकर कर सकते हैं, कोई समस्या कोई रोकने वाला नहीं है। तो बच्चा को भी एक ऐसा स्वतंत्रता देनी चाहिए कि बच्चे जो चाहे वो करे। अगर उसको मन है कि हमको आज मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़े, साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़े। बच्चा का अगर मन है कि नहीं हम आर्ट्स लेंगे इंटर में तो आर्ट्स लेने दीजिए, साइंस लेंगे इंटर में तो साइंस लेने दीजिए। किसी भी प्रकार का दबाव न दे उस पर, क्योंकि लोकतांत्रिकता का सिद्धांत यही बताता है कि बच्चों को आप स्वतंत्र रहने दे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अर्थात हमने यह बताया कि ये सभी जो सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, लोकतांत्रिकता का सिद्धांत, ये सभी बाल केंद्रित के सिद्धांत हैं। ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी का सहयोगी एवं मार्गदर्शक दोनों होता है। हमने आपको बाल केंद्रित शिक्षा में ये बताया कि अध्यापक जो होते हैं अर्थात जो टीचर होते हैं वो शिक्षार्थियों का मतलब स्टूडेंट का बहुत बड़ा मतलब सहयोगी होते हैं, और एक समझिए कि मार्गदर्शक होते हैं, निर्देशक होते हैं कि तुमको कैसे क्या करना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। कथन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास कराना है। इसका उद्देश्य है चहुमुखी विकास कराना। हमने आपको बताया था चहुमुखी विकास का मतलब बेसिकली वही होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। ऑल ओवर डेवलपमेंट में बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होना चाहिए, मानसिक विकास कैसे होना चाहिए, उसका नैतिक विकास कैसा होना चाहिए, सभी विकास को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 क्या कर रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिकता एवं सामाजिकता शिक्षा का प्रदान करती है। मतलब इसमें बताया गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत में बच्चों को बिहेवियर से शिक्षा प्रदान होता है और सामाजिकता सोशलाइजेशन से भी बच्चों को शिक्षा प्रदान होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बताया गया है यह बात कि बच्चों को जब भी आप सिखाएं तो उसको एक बिहेवियर के माध्यम से सिखाएं, व्यवहारिकता के माध्यम से सिखाएं, सामाजिकता के माध्यम से सिखाएं। मतलब देखते हैं ना कि जो चीज़ नॉर्मल होता है अर्थात जो हमारे बिहेवियर में है
वो चीज़ें बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे बिहेवियर में नहीं है वो चीज़ें बच्चे आसानी से नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें है। तो यहाँ पर हमारा तीनों का तीनों कथन बिल्कुल राइट है। इसीलिए बताइए इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कौन है, ये सभी सही है, अर्थात हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा के विषय में, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हमने बताया था, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हमने बताया था कि जो पहले प्राचीन युग में जो शिक्षा पद्धति थी बहुत ही जटिल थी, और वही बहुत ही ये कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा जटिल था कि बच्चे को रुचि नहीं लगता था, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था। तो प्रगतिशील शिक्षा जब बेसिकली आया तो उन जटिल शिक्षा को कहीं ना कहीं आसान बनाने का काम किया हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो उसके बारे में कुछ कथन है, अगर ये सारे के बारे में थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डेज 1, डेज 2, डेज 3, डेज 4, डेज 5 सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले वो वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े आप जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। ठीक है, इसीलिए पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, जब शिक्षण कला में एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कथन में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कौन सा हमसे पूछ रहा है, सत्य है या सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सत्य नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारंपरिक शिक्षा के विकल्प के रूप में उभर कर आई। हमने बताया ना अभी कि ये जटिल जो प्राचीन युग में जो चलता था वो बहुत ही जटिल शिक्षा पद्धति था। तो वो जो पारंपरिक मतलब जो वर्षों से चला आ रहा है, ठीक है, उस शिक्षा के एक समझिए कि ऑप्शन के रूप में उभर कर आया हमारा कौन सा, प्रगतिशील शिक्षा, जो हमारे जटिल शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा को जो है कहीं ना कहीं एक ऑप्शन देने का काम किया प्रगतिशील शिक्षा। और बच्चों को उसमें बताया गया कि कैसे हम बच्चों को व्यवहारिकता के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को सीखने का प्रयास कराएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, इस शिक्षा के अंतर्गत में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। देखिए कोई भी एजुकेशन है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम वही होता है जिसमें बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर आप ध्यान में रखते हो। मान लीजिए हम आपको अभी बताया है कि आपके क्लास में अंधे बच्चे भी आ सकते हैं, बहरे बच्चे भी आ सकते हैं। ठीक है, वो हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चे भी आ सकते हैं और मंदबुद्धि बच्चे भी आ सकते हैं, पिछड़े बालक भी आ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके क्लास में आ जाते हैं। तो क्या आप ये कीजिएगा कि जो प्रतिभाशाली है उसको पढ़ाकर, जो सामान्य बालक है उसको पढ़ाकर आगे कर दीजिएगा और जो पिछड़े बालक है उसको पीछे कर दीजिएगा? नहीं, ये उसका व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो सबको आपको साथ में लेकर चलना होगा, चाहे वो बाल केंद्रित शिक्षा हो तब या प्रगतिशील शिक्षा हो तब, सब में यह बात कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए इस शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। ये बात तो बिल्कुल गलत कह दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य रूप से परियोजना विधि, समस्या विधि एवं क्रियाकलाप विधि पर बल देती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परियोजना प्रोजेक्ट मेथड पर, समस्या विधि पर, समस्या जो भी बच्चों को आता है उसे कैसे हमको सुलझाना है, उसके पीछे के कारण को जानना है। क्रियात्मक विधि, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर भी इसमें हम लोग ध्यान देते हैं, इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा करा है, कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो कौन सा सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। तो हम लोग किसके साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएंगे, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 6 का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी के बारे में हमने आपको कल के वीडियो में ही बताया था। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली मतलब नर्सरी शिक्षा की आधारशिला रखी गई है। तो इसमें हमने आपको एक बात बताया था कि मरियम मॉन्टेसरी इसकी जो है समझिए कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कार्य किया था। नर्सरी शिक्षा के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों पर उन्होंने काफ़ी प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि बच्चे, टीचर जो होते हैं ना, वो बच्चों का सिर्फ मार्गदर्शक होता है, सहायता करता होता है, बल्कि बच्चे उसे खुद सीखते हैं, सीखते तो खुद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है कि मरियम मॉन्टेसरी के द्वारा, वी.एफ. स्किनर के द्वारा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, लेविन कार्ट के द्वारा। ठीक है, तो हमने आपको कल के वीडियो में ही बताया ये बातें कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली अर्थात नर्सरी शिक्षा की आधारशिला जो रखने वाली
रखने वाले वैज्ञानिक है वो है हमारा मारिया मोंटेसरी। ये बात याद रखिएगा, मारिया मोंटेसरी आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं हम लोग वी.एफ. स्किनर की। ठीक है, तो वी.एफ. स्किनर के बाद में याद रखिएगा कि स्किनर एक व्यवहारिकता से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्यवहारिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं वी.एफ. स्किनर। ठीक है, अगर आपको लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की एक सामाजिक या सांस्कृतिक से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक था। जो बच्चे सामाजिक रूप से कैसे सीखते हैं, कल्चरल रूप से बच्चे कैसे सीखते हैं, मतलब सोशल और कल्चर का जो कंसेप्ट देने का जो काम किया सीखने के संदर्भ में, वो लेव वाइगोत्स्की महोदय ने ही दिया था। ये बात याद रखिएगा। अगर सांस्कृतिक और सामाजिक से संबंधित मनोवैज्ञानिक की बात करें तो आप वाइगोत्स्की के साथ जाइएगा। अगर आपको व्यवहारिकता से सीखने की बात करें तो आप स्किनर के साथ में जाइएगा। अगर आपको मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की बात करें या नर्सरी शिक्षा की बात करें तो आप मारिया मोंटेसरी के साथ में जाइएगा। ठीक है, तो ये आपको सभी ऑप्शन क्लियर हो गए। देखिए, जो ज़रूरत पॉइंट है ना, जो आपके लिए नीड है, उसको हम स्पष्ट रूप से बताते चलेंगे। क्वेश्चन हल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 50 क्वेश्चन कर लिए, सैकड़ों क्वेश्चन कर लिए, 2000, 5000, 10,000 क्वेश्चन कर लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये शिक्षण है, ये टीचिंग है। इसका पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका, इसको याद करने का, समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है अन्य सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को आपको समझते चलना है। जो भी बात है हम आपको बता रहे हैं, बस इसकी अवधारणा को आप समझते चलिए, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक रूप से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाइए, क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। हमने अभी बताया, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसे हम लोग प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब होता है कि बच्चे अपने मन के अनुसार कोई काम कर सके। तो ये तो उसका बिल्कुल उद्देश्य था और उसका स्थापना करना ये काम भी था। 1 नंबर कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। दुनिया का कोई भी मनोवैज्ञानिक आया और सभी ने साइकोलॉजी के हिसाब से कहा कि बच्चे अगर करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे, बच्चे स्वयं करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। अगर सपोज डेट आप मान लीजिए कि आप एक मम्मी हैं और आपका एक बच्चा है छोटा सा, तो आप जो है ना 1 से लेकर के 20 तक के टेबल को खूब रटते हैं और बच्चों को रटाते हैं, और उसको खुद से यह काम करने के लिए, लिखने के लिए नहीं देते हैं। होमवर्क जब बच्चों का आता है स्कूल का, तो होमवर्क आप खुद बना देते हैं बच्चों का। ठीक है, प्रत्येक दिन आप होमवर्क बना देते हैं, फिर बच्चा ले जाकर दिखा देता है, फिर दूसरे दिन आता है, फिर होमवर्क आप बना देते हैं। तो बच्चे उसको स्वयं से करते नहीं है, तो कभी सीख लेगा क्या? आप जब तक उसको होमवर्क बनाते रहेंगे तो कभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा खुद से कर ही नहीं रहा है, और जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये करके सीखने पर बल दिया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहे तब, या बाल केंद्रित शिक्षा भी कहीं ना कहीं करके सीखने पर बल दिया है। और बाल केंद्रित और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात ही नहीं है, बल्कि पूरे मनोविज्ञान में इसका चर्चा किया गया है कि बच्चे अगर करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे सीखते हैं, ज़्यादा बढ़िया सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या करा देखिएगा, बच्चों की अभिरुचि एवं योग्यता में ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, वो कह रहा है कि बालकों की अभिरुचि, योग्यता को ध्यान में रखकर, हमने आपको अभी बताया कि उसके एबिलिटी को ध्यान में रखना है, उसके क्षमता को, कैपेसिटी को, सबको ध्यान में रखकर, और तब उसे निर्देशित किया जाना चाहिए, तब उसके डायरेक्शन। अब ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और हमको आप जो है उसको ऐसा निर्देशन दे रहे हैं जो क्लास 8 के ऊपर के लेवल का है, तो उसके लिए वो कारगर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि बच्चों के एज के अनुसार, आयु के अनुसार उसको निर्देशित करना है, या जो कोई भी काम कराएं तो आप उसे रियल एक्सपेक्टेशन, आप एक वास्तविक आकांक्षा रखें। आज के डेट में जो मम्मी पापा है जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बच्चों से रियल एक्सपेक्टेशन वो लोग छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं रियल एक्सपेक्टेशन को छोड़ करके हाई एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखने लगते हैं। वास्तविक आकांक्षा अपने बच्चों से नहीं रखते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा उम्मीद अपने बच्चों से कर लेते हैं। वैसे में क्या होता है, वैसे में गार्जियन को भी परेशानी होती है और बच्चे भी नकारात्मक भावना का शिकार बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए ना, आपके समाज में कोई व्यक्ति रहता होगा, तो एक मान लीजिए कि एक मम्मी है और एक पापा है, ठीक है, और उनके एक बच्चे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके बच्चे का मार्क्स 75% आया है
और आपके बगल वाले जो पड़ोसी हैं उनके बच्चे का मार्क्स अगर 80% आ गया और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो मम्मी को यह ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है कि हमारे लड़का का 75% क्यों आया, बल्कि उससे ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि उसका 80% कैसे आ गया। और बच्चों को इसी चक्कर में वो डांटने लगते हैं कि तुम्हारे स्कूल में तो पढ़ते हैं, उसका 80% कैसे आ गया जबकि तुम्हारा 75%। डिमोरलाइज करने लगते हैं आप वहाँ पर। बच्चे को कहीं ना कहीं ये खलने लगता है कि अरे हम क्या कर दिए, मतलब ऐसा आप बोलते हैं कि लगता है कि वो दुनिया पर बहुत बड़ा पाप कर लिया। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हम बोलेंगे तो ये पढ़ लेगा या अच्छा कर लेगा। आप 75% जब बच्चा लाया तो ये भी तो कह सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार उससे तुम 10% ज़्यादा लेना, या कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है। बोला कि ठीक है जो है अच्छा है, लेकिन आपको ना और ज़्यादा मेहनत करना है। वेरी गुड। तो ये सब बातें जब कहेंगे तो बच्चे खुद मोटिवेट होंगे और सकारात्मक अभिप्रेरणा की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप इस बात को छोड़कर जब वो वाला भाषा आप बोलने लगेंगे तुम्हारा इतना कम क्यों आया, तब वो कहीं ना कहीं नकारात्मक अभिप्रेरणा का शिकार बन जाएंगे और उनके दिमाग में नकारात्मक भावना चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है देखिएगा, शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है। ये तो आप भी समझ सकते हैं। एजुकेशन से भेदभाव बढ़ता है क्या? नहीं, एजुकेशन समाज में भेदभाव को घटाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाति धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, जाति को नहीं मानते हैं, मतलब किसी भी तरह से वह भेदभाव भी करने में के ज़्यादा पक्षधर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमारा शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, शिक्षा जो है समाज में भेदभाव को कम करती है, जब बल्कि सही कथन ये है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? सबसे पहले ये देखिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए शिक्षा का पहला जो ऑप्शन है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगर आप हमारा लेक्चर सुने होंगे डेज 1 डेज 2 डेज 3 डेज 5 का, पिछला जो भी लेक्चर है, तो आपको एक भी ऐसा इसमें से क्वेश्चन नहीं लगता होगा जो ऐसा नहीं लगता होगा कि हाँ यह हमसे नहीं बनेगा या हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे बातें हमने लेक्चर में कह रखा है। बल्कि कहानी हम आपको पहले लेक्चर के माध्यम से इसलिए सुनाते हैं ताकि क्वेश्चन का पकड़ आपको बन जाए। ठीक है, तो हमने उसमें बताया था कि जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है ना, एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य होता है कि आपको जो है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। आपको समाज में कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो कहीं ना कहीं यह जो है व्यवहारिकता को डेवलप करने का काम करता है हमारा शिक्षा, और आपको कैसे समाज में जीवन जीना है इसको सिखाने का काम करता है शिक्षा। एजुकेशन इसलिए नहीं है कि हाँ आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, आप एक सामाजिक जागरूकता बन जाए, आप विद्यार्थियों के केवल जो है परीक्षा पास करने के लिए एक एजुकेशन दिया गया। ये सब कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि हम समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर कर कैसे आएँ और अपना व्यवहारिक जीवन कैसे अच्छे तरीके से जिए, किसके प्रति कैसे बोले, कैसा हमारा बिहेवियर हो, कैसा हमारा व्यवहार हो। ये है शिक्षा का मेन उद्देश्य। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। देखिए इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। सत्तावादी स्तर जो होता है वो पहले के ज़माने में होता था, उसको हम लोग कहते हैं शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी स्तर को हम लोग शिक्षक केंद्रित कहते हैं। इसे हम लोग टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। हमने इसमें बताया था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत में रखा गया था। एक तरफ बालक होता था और एक तरफ टीचर होता था। मतलब जो टीचर कह दिया वो बालक को मानना पड़ेगा। अगर टीचर कह दिया कि गुरु दक्षिणा में तुमको एक अंगूठा देना है तो बालक को दे देना है। मतलब उस समय काफ़ी प्रतिबद्ध होते थे आदेश के प्रति। तो कहीं ना कहीं वो सत्तावादी था। अगर गुरुजी कह देते कि तुमको 4 घंटा यहीं पे बैठना है तो बैठना है, तो बैठ जाना है। अगर गुरुजी कह देते कि आज जो है तुमको रात भर पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। अगर गुरुजी कह देते कि हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे, हम आज साइंस पढ़ाएंगे पूरे घंटे, तो आपको साइंस पढ़ना है। तो बेसिकली उस समय क्या था? द्विध्रुवीय था। पूरा प्रधानता जो दिया जाता था वो शिक्षक अपने ही खुद लेते थे कि हम जो कहेंगे वही तुमको करना है। तो ये कहीं ना कहीं तो तानाशाही स्तर हो गया।
इसी को हम लोग सत्तावादी कहेंगे या तानाशाही शिक्षा व्यवस्था कहेंगे। तो ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो पहले होता था ये कहीं ना कहीं तानाशाही शिक्षा व्यवस्था कहलाता था, सत्तावादी स्तर का होता था, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर छात्र केंद्रित की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है छात्र केंद्रित को हम लोग बाल केंद्रित भी कह सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एक और नाम है प्रजातांत्रिक स्तर, इसको हम प्रजातांत्रिक स्तर के नाम से जानते हैं। सत्तावादी स्तर को हम लोग शिक्षा केंद्रित को कहते हैं और प्रजातांत्रिक स्तर हम लोग छात्र केंद्रित को कहते हैं। और जो हमारा शिक्षा केंद्रित है वो द्विध्रुवीय होता है, लेकिन जो छात्र केंद्रित होता है वो कौन सा होता है, त्रिध्रुवीय होता है। हमने आपको बताया, एक तरफ टीचर, उसके बाद में बालक और उसके बाद में हमारा करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, ठीक है। ये त्रिध्रुवीय होता है। इसमें जो है ना केंद्र में बालक को रखा जाता है, बालक के मन और इच्छा के अनुसार जो काम किया जाता है वो छात्र केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि प्रधानाध्यापक केंद्रित मतलब हेड मास्टर पर सेंटर्ड एजुकेशन, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है। एक्सपीरियंस सेंटर्ड, इसका भी कोई चर्चा नहीं है। मतलब सत्तावादी स्तर जो है वो पहले के ज़माने में होता था, जिसको हम लोग शिक्षक केंद्रित के नाम से जानते थे। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएंगे, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को हम लोग शिक्षक केंद्रित शिक्षा के भी नाम से जानते थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको 1-2 बार 4 बार देखना है, देखने के बाद खुद से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब ये हुआ, अनुसंधान का मतलब होता है खोज, रिसर्च, याद रखिएगा। अनुसंधान का मतलब होता है खोज, उसको हम लोग रिसर्च भी कहते हैं। तो जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड जो होता है, जो क्रियात्मक मतलब जो करके बच्चे जो रिसर्च करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, नवीन ज्ञान की खोज। जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो बिल्कुल नया नया ज्ञान की खोज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नवीन मतलब होता है नया, न्यू नॉलेज का कहीं ना कहीं हम लोग खोज करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में। अनुसंधान का तो मतलब ही होता है रिसर्च। जब कोई भी व्यक्ति रिसर्च करेगा तो कहीं ना कहीं नया खोज करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है, उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। और ऑप्शन नंबर 3 कहता है विद्यालय तथा शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है उपरोक्त सभी, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि उपरोक्त शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान का विकास मतलब कहीं ना कहीं क्रियात्मक अनुसंधान में इन सभी बातों पर जोर दिया जाता है कि बच्चे नया नया चीज़ों को खोज करते हैं। उसके बाद में शैक्षिक परिस्थितियों में कहीं ना कहीं बिहेवियर से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है, व्यवहारिक विज्ञान का उसमें डेवलपमेंट होता है और विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत में जितने भी विद्यालय का शैक्षिक कार्य है, एजुकेशनल वर्क है, उस सब प्रणाली में कहीं ना कहीं सुधार होता है, रिसर्चेबल हो जाता है। इसीलिए हम लोग किसके साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं हाथों से करेगा तो छात्र में, अगर वह स्वयं कार्य अपने हाथों से करता है तो छात्र में क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है शारीरिक शक्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है और आत्मनिर्भरता पैदा होती है। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। अगर आप अधिकांश कार्य अपने हाथों से स्वयं करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता आप में विकसित हो रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट आप हो रहे हैं, ठीक है। शारीरिक शक्ति बढ़ने का मतलब ये होगा, शारीरिक जिसको हम लोग बोलते हैं ना फिजिकल जो है पावर बढ़ता है। ये जो है पावर, फिजिकल पावर जो है कहीं ना कहीं अधिकांश स्वयं से जब बच्चे कार्य करते हैं तो शारीरिक शक्ति, मेंटल तो आप दिमाग से काम करते हो, उससे परिश्रम करने की भावना का कोई इससे मतलब नहीं है। तो जब आप अधिकांश कार्य जब स्वयं अपने हाथों से करते हैं, मोदी जी तो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर हमको बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ कि आप स्वयं उस चीज़ को करें, आप कहीं नौकरी लेने ना जाएं, आप खुद जो है नौकरी का विकास करें, ठीक है, नौकरी को सृजित करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने हाथों से खुद सारे चीज़ करे, सारे वर्क करे। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा, ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता पैदा करती है। इसीलिए हम लोग किसके साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएंगे। जो 21 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
25 नंबर क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या कहता है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। अगर बच्चों में पढ़ाई के साथ में अगर इंटरेस्ट बनाए रखना है तो कौन से विधि का आप चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि लेना है तो क्या बच्चों कहेंगे पढ़कर आना है और तुमसे हम प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर 2 कहता है स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, मतलब खुद हम करेंगे और बच्चों को कहेंगे बेटा ऐसे करना है। ऑप्शन नंबर 3 आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसमें बच्चों को आपको शामिल करना है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखिए आप जो है ना, आप करते हैं बच्चा सिर्फ देखता है, ठीक है, और आप करते हैं बच्चा साथ साथ में करता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट इसमें आता है कि स्वयं से उस कार्य को वह करे, मतलब कि जब वह स्वयं से उस कार्य को करता है तो उसमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है और कहीं ना कहीं हमारा बच्चों का जो रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, उसको बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा विधि है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। उसको जो काम आप कर रहे हैं उसको स्वयं कहेंगे तुम भी यह चीज़ें करो। तो उससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इससे हमारा स्पष्ट होता है ये बातें कि आपको बच्चे को स्वयं गतिविधि करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका जो है रुचि बनाए रखने का काम करेगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन ये पसंद आया होगा और आप लोग के डिमांड के ऊपर ही हम क्वेश्चन सोल्व किए हैं। हालांकि हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप बोलेंगे तो प्रत्येक वीडियो में हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले थ्योरी को पढ़ाना हम ज़्यादा अनिवार्य समझते हैं क्योंकि थ्योरी आप समझ जाएंगे तब जो है क्वेश्चन आपके साथ में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।